Hello, students. Welcome to Study from Home, and let us continue our chapter Macroeconomics, National Income and Related Aggregates. तो इन दिस चैप्टर हम कवर अप कर चुके हैं लास्ट टॉपिक जो अपना था जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. किस तरह से वी कैलकुलेट द रियल जीडीपी ऑन कांस्टेंट प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड वी कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी ऑन द करंट ईयर प्राइसेस. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर. ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? GDP deflator is ratio between the current year prices and constant prices. ठीक है, ये है GDP deflator का फॉर्मूला. ठीक है, अब GDP क्या दिखाता है? GDP प्राइस लेवल में चेंज को दिखाता है कि प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है, यानी ओवरऑल जो निकल के आएगा GDP में वो आपका, अगर उसमें 100 से कर दें तो हमारा उसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो अब जीडीपी डिफ्लेटर एक बार इस स्लाइड को पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर क्या है. केवल फॉर्मूला याद रखें, कोई न्यूमेरिकल आता है तो सीधा वैल्यू पुट करके हो जाएगा, बट जीडीपी डिफ्लेटर से न्यूमेरिकल पेपर में कम आते हैं. हम चलते हैं आगे. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था उसमें लास्ट टॉपिक है जो इस पार्ट का नेशनल इनकम का, जीडीपी एंड वेलफेयर. ठीक है, हमने रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी पढ़ा, एंड वहाँ पे हमने ये चीज़ भी जाना कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी थी, एक थी हमारी नॉमिनल जीडीपी और एक थी हमारी ये नॉमिनल जीडीपी और एक थी हमारी क्या, रियल जीडीपी. तो नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा था? नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी ग्रोथ हो रही थी किसकी वजह से? प्राइस की वजह से. एंड रियल जीडीपी में जो ग्रोथ होती है वो होती है आपका किसकी वजह से? प्रोडक्शन की वजह से. तो इस वजह से नॉर्मल जीडीपी क्या है? नॉर्मल जीडीपी एक प्राइस इल्यूजन की स्टेट क्रिएट कर देती है. यानी कि सपोज कीजिए सेम प्रोडक्शन पे आपको किसी चीज़ का ज़्यादा प्राइस देना पड़ जाए. ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया है, इसकी वजह से क्या है, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, नॉर्मल खाने की चीज़ों के तो नहीं, बट जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं जैसे कि गुटखा, पान मसाला, जो 10-10 रुपये के पाउचेस हैं वो 100-100 रुपये के बिक रहे हैं. तो ये कोई कंट्री के लिए वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज मैंने एक एग्जांपल लिया है गुटखा पान मसाले का. ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज. तो ये एक प्राइस इल्यूजन पैदा कर रहे हैं, बिकॉज सेम कमोडिटी के लिए कोई आदमी ज़्यादा पैसे दे रहा है. ठीक है, उससे उस प्राइस पे वो सबको अवेल तो नहीं होगी, यानी कंट्री के लोगों को कोई पर्टिकुलर वेलफेयर है, बेनिफिट तो नहीं हो रहा है. इस वजह से जो नॉमिनल जीडीपी है ये वेलफेयर इंडेक्स पे हमारा खरा नहीं उतरता, रियल जीडीपी उतरता है. कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं. रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, यानी वेलफेयर की जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, रियल जीडीपी इज गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी. वाई? बिकॉज इट स्टडीज द जीडीपी या फिर इट कैलकुलेट्स द जीडीपी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीमेंट. ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीमेंट होगा तब आपका रियल जीडीपी इंक्रीज होगा. क्यों? प्रोडक्शन बढ़ने का क्या मतलब है? प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है पर कैपिटा, यानी कि पर कैपिटल जो गुड अवेलेबिलिटी है वो बढ़ रही है. प्रोडक्शन बढ़ रहा है सप्लाई के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे देश के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है. ठीक है, कंज्यूमर गुड के प्रोडक्शन का मतलब क्या है? परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. इस वजह से रियल जीडीपी इज़ द बेटर क्राइटेरिया टू स्टडी द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी. उसके बाद इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी रियल जीडीपी के इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी कंट्री में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. दैट इज अ मेजर फैक्टर. ठीक है, हायर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी गुड्स ज़्यादा अवेल होंगी तो वेलफेयर भी ज़्यादा होगा. और इट एम्फेसाइज द जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, अब जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ इतनी, हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ इतनी, तो वो जीडीपी ग्रोथ वो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ नहीं है. वो जीडीपी ग्रोथ हमारी क्या है? रियल जीडीपी ग्रोथ है. रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब यानी कि हर साल कंट्री में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना. एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से क्या होगा? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से पर कैपिटा गुड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग
प्रोडक्शन होगा सप्लाई के अकॉर्डिंग, सप्लाई ज़्यादा है तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा है अपनी गुड्स को परचेज करने के लिए, यानी कि हाँ हमारे मार्केट में पैसा पहुंच रहा है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है, लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पा रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका जीडीपी एंड वेलफेयर। लेकिन इसकी भी ना लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कैसे हैं? लिमिटेशन इस तरह से देखो, हर हमारी सोसाइटी में, इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ, इंडियन इकोनॉमी में हर किसी की इनकम सेम तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है लिमिटेशन, द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन वाइल वी स्टडी द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी और द वेलफेयर ऑफ जीडीपी। हम वेलफेयर की बात करें इकोनॉमी की, हम जीडीपी पे बेस वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली द मेजर प्रॉब्लम इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स किसी की इनकम 1 लाख रुपए, किसी की इनकम 10 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए वाला पर्सन अपनी परचेजिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खरीदेगा एंड 10,000 रुपये वाला पर्सन अपनी परचेजिंग के अकॉर्डिंग परचेज करेगा। अब इससे क्या रहा, इससे वेलफेयर ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होगा, वेलफेयर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, एवरेज की वजह से क्या होगा, जो 1 लाख वाले का भी इनकम डाउन दिखाएगा अगर हम एवरेज निकालेंगे तो। यही रीज़न है कि इंडिया की एवरेज इनकम आज भी 14 से 15 हज़ार रुपये महीने है पर पर्सन। पर कैपिटा इनकम जो है वो 14 से 15 हज़ार रुपये पर महीने है इंडिया की, बिकॉज इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं इक्वल। ठीक है, और जब अनइक्वल इनकम होती है तो वहाँ पे जीडीपी वेलफेयर को डिटरमाइन नहीं कर सकती। ठीक है, अब जीडीपी खूब गुड सेल हुई, लेकिन कोई आदमी 300 करोड़ रुपए महीने कमाता है। ठीक है, उसने अकेली इतनी गुड्स खरीद ली जो कि कंट्री में 10 करोड़ लोग मिलकर खरीदें, तो 10 करोड़ लोगों की परचेजिंग भी उसमें काउंट हो गई। ठीक है, लेकिन क्या रियल में उन 10 करोड़ लोगों ने खरीदी? नहीं खरीदी। बहुत एवरेज तो हम 1% के बेसिस पे ले रहे हैं ना। एवरेज हम 1% के नहीं, एवरेज तो हम उन सब के बेसिस पे ले रहे हैं ना। उनको चीज़ें मिली नहीं हैं तब भी वो कैलकुलेट हो रहे हैं वेलफेयर के लिए। तो इस तरह से वेलफेयर को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, यानी कल्याण को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ जीडीपी यानी कि जो वॉट एवर द प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, वो सारे के सारे वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होते। अब वेलफेयर ओरिएंटेड का क्या मतलब है? हमें खाने के लिए क्या चाहिए? हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पे, एम्यूनिशन पे, हथियार पे, गोला बारूद पे खर्चा करती है। क्या फ़ायदा? हमारे काम का तो है नहीं। ठीक है, तो जीडीपी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं। मीन्स कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मीन्स, कंपोजिशन का मतलब है फ्रॉम द पार्ट फ्रॉम विच द ड्यू टू विच द जीडीपी इज़ मेड ऑफ। जीडीपी जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो क्या है, सारी चीज़ें वेलफेयर वाली नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से हम, तो ये एक लिमिटेशन और आ गई कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, बिकॉज इस स्टेट में जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड डिफेंस। हम बंदूक नहीं खाते, हम गोला बारूद नहीं खाते, हम रोटी खाते हैं, तो हमको उसका चाहिए। तो यानी कि, लेकिन देखो, हम यहाँ पे सोशल पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कंट्री की सुरक्षा नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मीन्स ऑल दोज एक्सचेंजेस विच डजेंट इंक्लूड द करेंसी। करेंसी के बिना आज की डेट में भी क्या होते हैं, लेन देन होते हैं। गांवों में आज भी बार्टर सिस्टम अच्छे से फल फूल है। बार्टर सिस्टम नहीं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इसकी वजह से जीडीपी का अंडर एस्टिमेशन होता है। जैसे आप लोगों को पता है, जब गेहूं कटाई का सिस्टम आता है तो जो बड़े बड़े किसान हैं वो मजदूरों को हायर करते हैं। ठीक है, एंड दे आर नॉट हायर्ड ऑन द वेजेस, दे आर हायर्ड फॉर द क्रॉप्स। यानी कि आप हमारे खेत में काम करो, फसल पूरी कट जाएगी तो आपको 2 मन अनाज दे देंगे, आपको 80 kgs 100 kgs गेहूँ दे दिया जाएगा। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन एंड मनी, ठीक है, दोनों फैक्टर्स की स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता है, और वेलफेयर की तो बात ही नहीं आती उसमें, बिकॉज हम स्टडी नहीं कर पाते कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या इनकम आई निकल के। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है एक्सटर्नैलिटीज़।
एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं, यानी जितनी भी बाहरी एलिमेंट्स हैं, बाहरी एलिमेंट्स मतलब बाहरी एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि आप किसी पार्क में गए, ठीक है, आप च्युइंगम यूज़ कर रहे थे, च्युइंगम आप चबा रहे थे, आप पार्क में गए, पार्क में घूमे, आपने बहुत अच्छा पार्क का आनंद लिया। आप पार्क से निकल रहे थे, आपने पार्क में च्युइंगम थूक दिया, जबकि उस पार्क में स्पिटिंग पे पेनल्टी थी, आपने पेनल्टी नहीं दी। इससे क्या हुआ, इससे जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ गया, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या है, एक्सटर्नलिटी इज गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी, यानी कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका जो प्राइस नहीं पे होता, जिनकी पेनल्टी नहीं पे होती। जैसे कि समझ लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपने वेस्ट को लैंड में, रिवर्स में क्या करती हैं, एग्जर्ट करती हैं, लेकिन उसके लिए वो पेनल्टी नहीं पे करती, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। अगर पे करें तो गवर्नमेंट शायद इस बारे में कुछ काम भी कर सकें, ठीक है। अगर पे नहीं करती, पेनल्टी नहीं पे करती, तो गवर्नमेंट भी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे पाती है, एंड एनवायरनमेंट को हार्म तो पहुंच ही रहा है। ये एक एग्जांपल था इसका एक्सटर्नैलिटीज़ का। तो दिस इज़ ड्यू टू दिस ऑल्सो इट इज़ द इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नैलिटीज़, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। इसी के साथ द वेरी फर्स्ट पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है अपने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। अब देख लेते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो जो मेजर इस पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी से। आपको रियल से नॉमिनल निकालना होगा, नॉमिनल से रियल निकालना होगा। दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ रियल जीडीपी इज ₹200 एंड प्राइस इंडेक्स, बेस का मैंने बताया था, बेस को हम 100 मानते हैं, बेस का प्राइस इंडेक्स 110, निकालना क्या है, नॉमिनल जीडीपी। गिवन क्या है हमें, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर्स इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी हमको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लगाया हमने, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन बेस ईयर्स प्राइस इंडेक्स। वैल्यू रखी, आंसर निकल के आ गया 220 रुपीज़, ठीक है। ये था आपका रियल जीडीपी, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन उसका रियल जीडीपी निकालने का। इसमें क्या है, इफ द नॉमिनल जीडीपी इज ₹1200, ठीक है, एंड प्राइस इंडेक्स इज 120 एंड बेस ईयर्स प्राइस इंडेक्स इज 100, कैलकुलेट रियल जीडीपी। अगेन हमने सारे टर्म्स को इस तरह से लिखा, nominal GDP 1200 is given, PI is 120, price index is ₹120 is given, base year's price index is 100 जो हमारी वैल्यू फिक्स रहती है, रियल जीडीपी वी हैव टू फाइंड। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू बेस ईयर्स प्राइस इंडेक्स। इसी फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000 रुपीज़। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस मैंने यहाँ भी स्क्रीनशॉट्स लेके डाले हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ नहीं पहुँच पाए वो यहाँ से सीधा पीडीएफ ले सकते हैं। एंड इट इज़ माय सजेशंस कि अगर आप इस चैप्टर से इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चैप्टर में से इनमें से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल इस तरह के हो सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें हैं। एंड इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेरीज यू गाइस फेस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट्स यू ऑलरेडी नो अबाउट, यूट्यूब कमेंट्स, कॉल मी, ईमेल मी, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, ठीक है। हैव अ नाइस डे।